स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को राजस्थान की 12 सीटों के लिए मतदान होना है और इनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और जयपुर ग्रामीण के साथ अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर सीटें इसमें शामिल हैं और इनमें से 3 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 1.5 किलोमीटर से ज्यादा, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का लंबा रोड शो रखा गया है, जो बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा के समर्थन में वोट की अपील करते हुए सांगानेरी गेट से छोटी चौपड़ तक ये रोड शो करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। 1100 किलो फूलों की व्यवस्था इस कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं के जरिए की गई है। गृह मंत्री का ये रोड शो आदर्श नगर, किशनपोल और हवा महल विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा और इस रोड शो के लिए भव्य रथ यात्रा भी की गई है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा मौजूद रहेंगी। हाल में हुए विधानसभा के चुनाव में किशनपोल, आदर्श नगर विधानसभा में बीजेपी की हार हुई थी। महज कुछ वोटों से हवा महल विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे में अमित शाह इस रोड शो के जरिए इन 3 सीटों पर बड़ी लीड चाहते हैं। जयपुर सीट पर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाना चाह रही है और इसके लिए यहां पर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। यहां पिछली बार बीजेपी के रामचरण बोहरा को 4,30,626 वोटों से जीत मिली थी। जयपुर शहर की लोकसभा सीट से बीजेपी ने वर्तमान सांसद रामचरण बोहरा का टिकट काटकर मंजू शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और कई बार विधायक रहे दिवंगत भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा है, जिनके सामने कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सुनील शर्मा को टिकट देने और फिर उन पर शशि थरूर के आरोप लगाने के बाद उम्मीदवारी दबाव में छोड़ने से यह हॉट सीट बन गई है। अलवर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रैली और रोड शो किया। प्रियंका का यह पहला रोड शो था और अलवर से प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में प्रियंका गहलोत और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने वोट की अपील की है और इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं कागज पर लिखकर रथ तक पहुंचाई। अलवर हॉट सीट है क्योंकि अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक ललित यादव को प्रत्याशी बनाया है। एक अनुभवी नेता का मुकाबला नौजवान विधायक से होना है और दोनों यादव समाज से हैं। और अपने गृह जिले भरतपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में भरतपुर में रोड शो और प्रबुद्ध जनों से संवाद किया है। इस रोड शो के दौरान 100 से ज्यादा सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया है। अब सवाल यही है कि ये जो मुकाबला है बड़ा कड़ा है और आज जब गृह मंत्री का कार्यक्रम भी है तो उस दौरान क्योंकि रोड शो किया जाएगा, जनता के सामने पहुंचेंगे तो कितना बदलाव आएगा। प्रियंका गांधी भी पहुंची, उनके आने से कितना असर पड़ा है, ये सभी चीजें हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरा बयान आपको सुना देते हैं। 15 अप्रैल को माननीय अमित शाह जी का दौरा राजस्थान के अंदर है और जयपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर इनका एक विशाल रोड शो रहने वाला है, जो कि सांगानेरी गेट से प्रारंभ होकर बड़ी चौपड़ होते हुए, तिरकोलिया गेट होते हुए और छोटी चौपड़ तक का रोड शो रखा गया है। पूरे लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा माननीय अमित शाह जी का राजस्थान की धरा पे भव्य स्वागत किया जाएगा और इस स्वागत के अंदर सभी जयपुर लोकसभा की विधानसभा के मंडलों के सभी कार्यकर्ता रहेंगे और इस स्वागत के अंदर जिस प्रकार का उत्साह है कार्यकर्ताओं में है और एक भव्य स्वागत करने का जो मन बनाया कार्यकर्ताओं ने, वो अलग अलग तरीके से, चाहे पुष्प वर्षा के माध्यम से हो या सांस्कृतिक प्रोग्राम माध्यम से हो या कहीं बैंड के माध्यम से हो, अलग अलग एक सांस्कृतिक कल्चर को दिखाते हुए माननीय अमित शाह जी का भव्य स्वागत राजस्थान की धरा जयपुर में किया जाएगा। और सबसे पहले आपको बता दें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा गूंजने लगा है। मुख्यमंत्री ने दरअसल इसको लेकर के एक नई दिशा में एक तीर उछाला है, लेकिन कितना कामयाब होते हैं इसमें ये देखना है। लेकिन सबसे पहले आपका मुख्यमंत्री का वो बयान सुनाते हैं। मैं भरतपुर के एक एक दर्द को जानता हूं, एक एक दुख को जानता हूं और मेरे मन में यह भी है कि मुझे क्या क्या करना है। यह मेरे मन में है कि मुझे क्या क्या करना है। मेरे से कहा था, आरक्षण की बात आई थी, जाट आरक्षण की जब बात आई, मेरे को सबने फोन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, अभी तक कोई दिल्ली तक पहुंचा क्या? इस ओबीसी कमीशन के पास कोई पहुंचा क्या?
मैं इसको जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। महाराज साहब का भी विश्वेंद्र सिंह जी का फोन आया, मैंने कहा चिंता मत करिए, डॉक्टर शैलेश जी को मैं कमीशन में भेज रहा हूं। मैंने मेरे 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई है, शैलेश सिंह जी को भी उस कमेटी में नियुक्त किया है। यह कमेटी पूरी रिपोर्ट देगी और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, उस दिन भी मैंने यही कहा था कि वहां तक पहुंचे हैं, आगे भी पहुंचेंगे, किसी भी कीमत पर हम उसमें जाकर के कमीशन आयोग में अपनी मजबूती से बात रखेंगे। जो हमको फायदा मिलेगा वो मिल करके रहेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो जहां एक तरफ बीजेपी राजस्थान में एक बार फिर से क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। लगातार कांग्रेस पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो आकर के ग्राउंड पर लोगों के साथ मिलकर के बातचीत कर रहे हैं और चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन चुनावी नतीजे क्या रहते हैं इस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं नीरज जी आपसे ही कर रहा हूं। ये चुनावी समर और इसमें एक तरफ बीजेपी का जो पूरी टीम है वो मैदान में उतरी हुई है। एक एज बीजेपी के पास ये है कि लगातार, क्योंकि बीजेपी पहले से ही अपने सांगठनिक जो नेता हैं वो पहले भी इसमें कैंप किए हुए थे राजस्थान में, पीएम मोदी इससे पहले आ चुके हैं, अमित शाह के दौरे हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो राहुल गांधी का पहला दौरा हुआ था, प्रियंका आज आई हैं। कितना बैलेंस नजर आ रहा है और कितनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए? देखिए, प्रियंका गांधी ने आज अपने पहले दौरे की शुरुआत जो है रोड शो की वो अलवर से कर दी है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर के अंदर एक बड़ा भव्य रोड शो करने जा रहे हैं और सीधे तौर पर एक मैसेज जो है वो पूरे जयपुर के परकोटे की जनता को दिया जा रहा है। सांगानेरी गेट से लेकर के जो चौपड़ तक रोड शो होगा, इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो भी बताए जा रहे हैं कि हवा महल, आदर्श नगर और किशनपुर। और इनमें तीनों की अगर बात करें तो हवा महल को छोड़कर जहां बाल मुकुंदाचारी विधानसभा क्षेत्र से जीत करके आए थे, एक में अमीन कागजी और एक में रफीक खान, 2 कांग्रेस के जो विधायक हैं वो चुन करके आए थे। और दूसरा, जयपुर के अंदर बीजेपी ने मंजू शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि भंवरलाल शर्मा जी की पुत्री भी हैं, जो कि वरिष्ठ बीजेपी के नेता रहे। दूसरी ओर प्रताप सिंह खाचरियावास अपने आप को रोड मास्टर कहते हैं, जन आंदोलन से जुड़े हुए आंदोलनकारी नेता बताते हैं। हालांकि यहाँ पर एक डिमेरिट ये था कि सुनील शर्मा का टिकट काट करके या फिर उनसे वापस टिकट लेकर के और प्रताप सिंह खाचरियावास को मैदान के अंदर उतारा गया। उससे कुछ ब्राह्मण समाज के अंदर भी नाराजगी देखी गई थी। हालांकि बाद में कांग्रेस ने कहा कि ये पूरी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है और इस बार जो है, वैसे ये ब्राह्मण सीट रहती आई है जयपुर की सीट, और इसको बदल करके यहाँ पर अब की बार राजपूत चेहरा एक्सपेरिमेंटली यहाँ कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। दूसरा बात करें तो अलवर के अंदर प्रियंका गांधी ने जान झोंकी है अपने प्रत्याशी के लिए। ललित यादव वहां पर जो खड़े हैं उनके समर्थन में रोड शो किया। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहे। दूसरी ओर अलवर के अंदर भूपेंद्र यादव जो हैं वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और कद्दावर बीजेपी के नेता हैं, रणनीतिकार कुशल रूप से जाने जाते हैं। वहां पर बसपा जो है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी करने का काम जो है वहां पर कर रही है। इसी तरीके से भरतपुर की बात करें, सीएम भजनलाल शर्मा का खुद का गृह जिला है। भरतपुर में जाकर के आज उन्होंने संवाद भी किया है प्रबुद्ध जनों से और बड़ा वहां पर एक कार्यक्रम रखा गया स्वागत के अंदर और आम लोगों से मीटिंग करी। तो सीएम भजनलाल ने अपने क्षेत्र भरतपुर के अंदर जो है, क्योंकि वहां 8 में से 5 सीटें बीजेपी के पास भी आती है, और दूसरा ये है कि भरतपुर जो क्षेत्र है वहां पर जाट उम्मीदवार, जाट अगर बात करें, जाटव उम्मीदवार और कोली उम्मीदवार हैं, संजना जाटव और रामस्वरूप कोली, लेकिन जाट भी एक बड़ी संख्या में 5 लाख से ज्यादा संख्या जाटों की बताई जाती है। तो एक बड़ा चुनावी दाव यहाँ पर खेल दिया है, जाटों को कह दिया है कि आपका आरक्षण की लंबे समय से जो मांग थी उस पर सरकार पॉजिटिव रुख रखती है और ओबीसी आयोग में रखा जाएगा। समय तो निश्चित रूप से सीटों को साधने की कोशिश की, समय की मांग के साथ अपने आप को बदल दिया गया और उसी मुद्दे को उछाला जिसकी सबसे ज्यादा मांग इस वक्त चल रही थी। मैं इसमें लक्ष्मीकांत जी को जोड़ लेता हूं। लक्ष्मीकांत जी, आप जयपुर को चुनना, हालांकि ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन होता है, स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन माना तो ये जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई पहले से ही कर लेना चाहती है पार्टी और इसीलिए अमित शाह को उतारा जा रहा है, यहां पर लाया जा रहा है। कोशिश यही है कि थोड़ा सा बैलेंस किया जा सके, जो नुकसान था कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव में भी वैसी परिस्थितियां बन जाए।
चलिए लक्ष्मीकांत जी से वापस मैं आप जोड़ूंगा, उनको सवाल मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले प्रतीक सिंह जो उनको जोड़ लेता हूं। प्रतीक जी, एक चीज़ बताइए कि कांग्रेस पार्टी के लिए तो थोड़ी मुश्किल है, आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में जयपुर, खास करके जयपुर के एरिया के अंदर, वहां पर बीजेपी को कमज़ोर करने का या आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का, एक टफ फाइट देने का ये अच्छा मौका है, यहां से परिस्थितियां बदल सकती हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, टफ फाइट नहीं दे रहे हैं हम, चुनाव जीतने जा रहे हैं। जिस तरीके से विधानसभा के चुनावों के अंदर भी आपने देखा कि एक टफ फाइट रही, करीबी मुकाबले के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई और बीजेपी की सरकार आई, लेकिन हमने हमारा जो पूर्व का जो 2018 का जो वोट था वो हमने रिटेंशन किया, तो इसलिए हम टफ फाइट नहीं दे रहे हैं, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। पिछली बार भी इसी जगह पे जहां पे आज अमित शाह जी पूरा पद यात्रा कर रहे हैं या कोई यात्रा करने की कोई बात है शायद गाड़ी से, तो वहां पे मोदी जी ने भी की थी, और हुआ क्या, उसका आश्चर्य ये हुआ कि दोनों सीटें बीजेपी ने हारी और कांग्रेस पार्टी ने जीती, और हवा महल के अंदर एक करीबी मुकाबला देखने को मिला जिसके अंदर 900 साढ़े 900 वोटों से जीते थे बालमुकुंदाचार्य जी। अब दूसरी बात में आ जाता हूं कि आप अभी आपने चीफ मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट सुना रहे थे कि आरक्षण की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूं, मुझे लगता है कि पर्ची सरकार के जो मुखिया हैं वो या तो पढ़ते नहीं है या समझते नहीं है या उनको कुछ पता नहीं। सन 2000 के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार ने जाटों को, जो धौलपुर और भरतपुर है, उनको आरक्षण दे दिया था। उसके बाद में 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, और केंद्र जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी उस समय पे उसको खारिज कर दिया। फिर ये बोल रहे हैं कि आज तक कोई दिल्ली गया भी था, तो मैं बता देता हूँ, अशोक गहलोत जी की सरकार ने 2020 में ही राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से आरक्षण देने की सिफारिश कर दी थी। तो जब 2020 से लेकर के और आज 2024 तक केंद्र की सरकार ने जो जी, आपकी सरकार ने आरक्षण दिया, उसका लाभ कितने लोगों को मिला? अरे मैं आपको मैं तो सुनिए ना, हाँ। जब 2015 में कैंसिल कर दिया गया, जब हमारी सरकार नहीं थी, उसके बाद में राज्य में भी हमारी सरकार नहीं थी, राज्य में जब हमारी सरकार आई 2018-19 के अंदर, तो 2020 के अंदर ही हमने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग से इसको आरक्षण को देने की सिफारिश कर दी गई थी। तब से लेकर के आज तक केंद्र सरकार ने और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग ने उस सिफारिश को क्यों नहीं माना, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। और कल आप आज भरतपुर की बात कर रहे थे, आपके साथी अभी वहां स्टूडियो में बैठ के बता रहे थे कि बहुत बड़ा जन समूह था वहां पर आया, तो कल का आपने शायद वीडियो देखना या दिखाना भूल गए। वहां धौलपुर में जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे तो लोग जाने लग गए, तो वहां पर पे नेताओं को खड़े होकर बोलने लगा कि आपको महादेव जी की कसम है, रुक जाइए, सुन के जाइए, जो चला जाएगा वो हिंदू नहीं होगा। तो महादेव की कसम देकर के चुनावी सभा के अंदर भीड़ को रोकना पड़ रहा है। ये तो पॉपुलैरिटी है पर्ची सरकार के मुख्यमंत्री की। तो इसी सरकार की पॉपुलैरिटी से आपको पता लग रहा होगा किस तरीके से लोकसभा का रिजल्ट आने वाला है, और उसके बाद में, क्योंकि ये अपना विश्वास सरकार, इसलिए जनता इनसे बहुत ज्यादा नाराज। ठीक है, जनता नाराज है, और अगर जनता कांग्रेस पार्टी से खुश है, कितनी उम्मीदें आपको, कितनी सीटें आ जाएंगी 25 में से? हम 25 में से कम 17 से 18 सीटें जीतने जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी के जो ताबड़तोड़ आपको दौरे मिल रहे हैं, अमित शाह जी को आना पड़ रहा है, वो इसीलिए आना पड़ रहा है क्योंकि इनका जो स्टेट का, जो राज्य का नेतृत्व है, वो नेतृत्व विहीन है, उनके अंदर कोई शख्सियत नहीं है वोट खींचने की, तो इसलिए उनको नरेंद्र मोदी जी। जयपुर में आने का क्या आपका असेसमेंट क्या है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि 17 सीट जीत भी रहे हैं, टफ फाइट नहीं बल्कि आप तो जीत ही रहे हैं सीटें, आपका ये मानना है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल क्या जयपुर में समीकरण क्या है? बार बार आना और अमित शाह का आज का ये दौरा, आपको क्या लग रहा है कि क्यों किया जा रहा है? देखिए, जब भी बड़े नेताओं का आना होता है वो इसलिए आना होता है कि वहां पे स्थिति बड़ी खराब है या टक्कर में है। हमारे अगर अलवर में हम तो टक्कर मान रहे हैं, इसीलिए प्रियंका गांधी जी आज वहां आई और पूरा जो प्रचार है वो अपने हाथ में लिया। और जयपुर जो इनकी परंपरागत सीट रही है कि पिछले 20-30 साल में शायद एक बार ही कांग्रेस पार्टी जीती है, लेकिन आज वहां पे इतनी भयंकर टक्कर है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, और इसीलिए अमित शाह को खुद आकर के ये कमान संभालनी पड़ रही है, क्योंकि पर्ची सरकार के मुख्यमंत्री का जो इकबाल है वो खत्म हो गया है, उनके ऊपर से जो भरोसा है वो खत्म हो गया है जनता का। ठीक है, ये कह रहे हैं नीरज जी के भरोसा खत्म हो गया। खैर, पॉलिटिकल पार्टियों में चलता भी है और विरोधी खेमा तो सवाल उठाएगा ही, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि गठबंधन करने से कांग्रेस पार्टी को, आपका असेसमेंट क्या कहता है, गठबंधन करने से कितना फ़ायदा? क्योंकि एक तरफ बीजेपी के साथ आने के बाद इंटरनली कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको सरेंडर करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो खड़ा रहता है, वो नॉमिनेशन फाइल करता है और वो बना रहता है, तो अंदर टूट भी है, नाराज़गी भी है एक तरफ कि बीजेपी के साथ आप गए, कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो गई। देखिए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को मिलाकर के सीट आती है
बांसवाड़ा क्षेत्र से पहले CWC सदस्य महेंद्रजीत सिंह मालवीय का बीजेपी के अंदर चले जाना और वहां से बीजेपी में उन्हें टिकट दे दिया जाना, उसके बाद में अर्जुन सिंह बामणिया का नाम सामने आना कि उनको टिकट दिया जाना है, अंतिम समय तक पत्ते नहीं खोलना, और जो राजकुमार रोत है उनकी ओर से ये कहा जाना कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते गठबंधन हो। उसके बाद में जाकर के कांग्रेस की ओर से सुखजिंदर सिंह रंधावा है, उन्होंने ट्वीट करके कहा नहीं हम गठबंधन करते हैं। अंतिम समय तक उम्मीदवार जो है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था कांग्रेस पार्टी में, और लास्ट में जाकर के अर्जुन सिंह बामणिया को भी नहीं, एक अन्य व्यक्ति को जो है वो टिकट दे दिया गया। तो टिकट जब दे दिया गया और उसके बाद में भी ये बात कह दी गई कि वापस से आप जो गठबंधन है वो कर लिया जाए और साथ दे दिया जाए, पार्टी के आप रूल को नहीं मानते तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उन्होंने सामने साफ आने से मना कर दिया। तो उन्होंने कह दिया साफ तौर पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार है कि मेरे पास तो कांग्रेस का जो सिंबल है वो है और मैं उम्मीदवार हूं कांग्रेस पार्टी का, अब मैं वापस पीछे नहीं हटूंगा। बार बार बोले क्या मजाक लगा रखा है, पार्टी ने मुझे धोखे के अंदर रखा, पहले तो मुझे कहा आपको चुनाव लड़ना है और इसलिए टिकट दिया गया और अब बाद में आपने कह दिया, तो उसने वापस लेने से मना कर दिया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र के अंदर, अंचल के अंदर आंतरिक गुटबाजी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से अब बीजेपी जो है वो, बीजेपी को यहाँ पर ये भी बेनिफिट हो रहा है कि एक तो बीजेपी का कैंडिडेट है, दूसरा कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस का नेता रहा था वो टूट करके बीजेपी के अंदर आया तो उसको उम्मीदवार बनाया गया। तो लेकिन ये जो आदिवासी ट्राइबल पार्टी है, कांग्रेस ने हालांकि कह दिया है कि हमारा समर्थन इनको है। अब कितने वोट जो है आदिवासी जो समाज से आने वाले जो सीता है उनको मिल पाता है, तो ये भी देखने वाली बात होगी। इस आदिवासी बेल्ट को लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम नेता कोशिश कर रहे थे। इधर कांग्रेस में भी राहुल गांधी से लेकर अशोक गहलोत तक कई दौर के दौरे कर चुके, मानगढ़ धाम से लेकर के और त्रिपुर सुंदरी तक के दर्शन पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के दौरान से ही तैयारियां जो है दोनों पार्टियों की जारी थी। तो आदिवासी बेल्ट जो है इसको लेकर के तो तैयारियां चली रही थी, लेकिन हाल फिलहाल के अंदर अगर बात करें तो जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं, अलवर, भरतपुर और जयपुर, ये 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर पूर्वी राजस्थान की इन 3 सीटों पर जो चुनाव है, चुनाव बेहद नजदीक है, 19 तारीख को मतदान होना है और इन 3 सीटों को लेकर के बीजेपी भी कहीं ना कहीं पसोपेश के अंदर है, कांग्रेस भी पसोपेश में है और पूरी जान जो है दोनों पार्टियों ने लगा रखी है कि कैसे ना कैसे इन सीटों को निकालना है, क्योंकि जो प्रत्याशी है उनको लेकर के कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो रहा है कि ये सीट निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए पूरी जान जो है अब वो पार्टी ने, वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ पर जोक दी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अब पूरी प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली है। लक्ष्मीकांत पारिक जी भी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले सवाल यही कि बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो लगातार आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो हैं प्रतीक जी ये कह रहे हैं कि जहां पर पार्टी कमजोर है वहां पर इसलिए बड़े नेताओं को उतारना पड़ रहा है क्योंकि स्थिति खराब है। आपका क्या मानना है? इसका मतलब जहां कहीं भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और माननीय खड़गे जा रहे हैं वह पार्टी कांग्रेस कमजोर है। ये एक साधारणता चुनाव है, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता भैया है, मेरे को समझना होगा कि लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव में हर पार्टी अपने बड़े नेताओं के साथ कंपेयरिंग करती है और कंपनी का आधा कमजोर बढ़िया सीट नहीं होता, कंपनी का आधा जनता के प्रति, जनता को जाकर अपनी विचारधारा, अपनी योजनाओं और अपने चुनाव की रचना के बारे में बताना होता है, अपने कैंडिडेट के बारे में बताना होता है। इसलिए तौर पर मेरा मानना है कि प्रचार का तंत्र बड़े नेता अपने अपने इस तरीके से करते हैं। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों, सभी नेताओं के, बड़े और छोटे सभी नेताओं का एक स्टार प्रचारक होते हैं, सभी लोग जाते हैं, सब लोग अपना अपना कंपनी करते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी कोई सी भी सीट कमजोर सीट नहीं है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीत रही है और उस पर सब पर आप 25 जीत रहे हैं, 17 प्रतीक जी बता रहे हैं। ये मैं तो समझता हूँ प्रतीक जी आज 17 बता रहे हैं, हो सकता है कल आते आते फिर कि 4 जून को जब बैठ के बात करेंगे तब उस दिन प्रतीक जी शायद एक भी सीट बता नहीं पाएंगे। मेरा तो मानना है इसी तौर पर। मानिए प्रतीक भैया 2 मिनट में बोल लूं, मैं तो रुका हुआ था, आप बहुत देर बोले हैं, बोलने दो मुझे भी बोलना फिर आराम से। ठीक है, बताइए। तो मेरा ऐसा मानना है कि माननीय अमित शाह जी राजस्थान की इस पवित्र धरा जयपुर में गोविंद की नगरी पर पधार रहे हैं। जिस गोविंद की नगरी पधारने के साथ माननीय अमित शाह जी मंजू जी के समर्थन में रोड शो भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस की मानसिकता बताता हूँ। माननीय अमित शाह जी राजस्थान की धरा पर आए, जयपुर की धरा पर आए। कल कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास जो जयपुर से दूसरी बार चुनाव हारने के लड़ रहे हैं, पहले एक बार हार चुके हैं, फिर अभी हारने 2 बार चुनाव लड़ ही रहे हैं, उन्होंने अपने वकील के माध्यम से चुनाव आयोग को शिकायत क्या है कि भारतीय नववर्ष पर जयपुर शहर में जो भगवा पताकाएं लहरा रही है, लहरा रही पताकाओं को तुरंत हटाया जाए। ये पत्र सैनी जी के एडवोकेट के माध्यम से चुनाव आयोग को दिया है।
भगवा से आप जिस वो पत्र प्रकार दिखा की दीजिए, चिढ़ पत्र कांग्रेस दिखाइए, को वो लगी पत्र थी, मुझे दिखाइए लगता है कि यही आप वो पत्र सार्थक दिखाइए। अपमान करने का विषय है। वो पत्र सीधे दिखाइए तौर पर। आप। और ये ऐसा क्यों आप वो करते हैं मुझे पत्र समझ नहीं आता। दिखाइए। नहीं, मानसिक प्रतीक जी इनकी कह रहे हैं मानसिक कि आप खराब प्रतीक जी हो कह गया रहे हैं कि है। अगर ऐसा है तो वो लेटर दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखाता हूँ। हाँ, मुझे 2 मिनट समझ नहीं, या तो मैं डिबेट नहीं, प्रतीक जी, आप ठीक है, लेकिन आप पुख्ता है ना लक्ष्मीकांत जी, आप पुख्ता है इस बात पर। हाँ, दिखाने दीजिए, मैं दिखा दिखाने दूंगा दीजिए, आपको। उसकी भाषा दिखाने नहीं, दीजिए। आपको लग रहा है प्रतीक जी ऐसा नहीं कहा, अगर ऐसा कहा हो तो फिर नहीं कहा है, मैं तो कह रहा हूँ आप वो पत्र, अरे मैं पत्र जो दिखाऊंगा भाषा आपको, ये बोल रहे हैं वो दिखा भाषा देता बता हूँ दीजिए। पत्र आपको चलिए, मैं। हाँ। दूसरे हाँ, मोबाइल में बताइए, लेता हूँ, दिखाइए, आपको दिखा देता हूँ मैं। दिखाइए। नहीं, 2 मिनट प्रतीक जी, समझ में आपको मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ प्रतीक जी कि अगर वो लेटर है ऐसा तो फिर उसके बाद क्या? मैं कह रहा हूँ और ध्वजा पताकाओं से आपको एलर्जी क्यों है? ध्वजा अगर मेरी मैंने मेरी पहले कहा, मेरी ये चाची के ध्वजा मूछें होती तो आप मैं चाचा आप नहीं कहता कि क्या? ये कैसी बातें हुई, मेरे को तो पत्र दिखा दीजिए। गणेश जी के कलर से, हनुमान जी के रंग से, आके सिंदूर से आपको एलर्जी क्यों है? ये मुझे समझ में नहीं देखिए, आता। झूठ बोल रहे हैं ना, पत्र नहीं दिखा रहे अब। पत्र मैं नहीं पत्र दिखा रहे दिखाऊंगा ना। आपको, दिखाइए। समय दीजिए आप 2 मिनट का मुझे। दिखाइए अच्छा, शुभेंद्र एक जी, चीज- ये डिबेट आगे तभी बढ़ेगी जब वो पत्र हाँ, दिखाया जाएगा। ये ऐसे कह करके तो कुछ नहीं चलेगा सर। अगर नहीं, उन्होंने ऐसे कहा है कैसे तो तो वो फिर आप ऐसे झूठ बोल रहे पुख्ता हैं। प्रमाण आप देंगे, झूठ बोल रहे वो हैं, आपको आप पर्सनली देंगे ना। आप झूठ ये कहना कि नहीं बोल डिबेट रहे तभी हैं, आगे आप बढ़ेगी, ये किसी के वहाँ अधिकार में पे नहीं वो है ना। झूठ बोलने दे ये रहे हैं जनता ना। के ऊपर तय आप करता झूठ है बोल रहे कि हैं। कौन नहीं, कौन जनता के इस डिबेट आप को झूठ कितना बोलने आगे दे रहे हैं। बढ़ाएगा। आप ठीक है ना? झूठ बोलने दे रहे हैं ना वहाँ पे, हाँ? वहाँ झूठ मैं बोलने झूठ दे बोल रहे रहा हैं था अपनी डिबेट में, उनको झूठ बोलने दे रहे हैं। हाँ। मुझे नोटिस आप नहीं दिला तो दो। यही तो मैं मैं पूछ रहा हूँ ना, झूठ बोल ये रहा हूँ। आधिकारिक होना चाहिए, ये पुख्ता होना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी के पास ये प्रूफ होगा, इसीलिए वो कह रहे हैं। और लक्ष्मीकांत जी होगा आपको तो भी कोई दिखाना नहीं ना। पड़ेगा। इतनी देर से नहीं दिखा रहे पा रहे हैं, हाँ, दिखा क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, और लक्ष्मीकांत जी, ये आप भी चैलेंज करिए ना, आप भी पूछ तो लीजिए कि अगर ऐसा हुआ और जो आप कह रहे हैं अगर आपकी बात में सच्चाई है तो उसके बाद प्रतीक जी का क्या वो एक्शन लेगा पार्टी उनके ऊपर? आप बता दीजिए, एक्शन बता दीजिए अपना। मैं पत्र दिखाऊंगा आपको, मेरे इसी मोबाइल पर है। आप क्योंकि मैं मुझे डिबेट का उस पत्र मोबाइल दिखाइए, दिखाई पर उसके आपको मैं- अंदर चलिए खैर, मैं उसमें थोड़ा सा नहीं जाना चाह रहा। वो भाषा ठीक है, वो लिखी लेटर वाली हुई है। आपकी शुभेंदु पार्टियों की जी, बात अलग है। मैं ये वो कह रहा राजनीतिक हूं, दल वो एक दूसरे के पत्र ऊपर आरोप लगाते हैं, वो दिखाइए, बात अलग उसके होती अंदर है। जो इन्होंने लेकिन बोला, इसमें कोई थोड़ा सा भाषा लिखी इसमें थोड़ा सा होगी, देखिए, तो एक चीज मैं माफी एक चीज मांगूंगा। और भी समझनी होगी। अगर वो ठीक है, भाषा वापस लिखी होगी, डिटेल नहीं करना है सर डिबेट को, डिबेट को डिटेल नहीं करना है, मुद्दे पर रखना है सिर्फ। टू द पॉइंट बात होगी सर, बिल्कुल। एक मिनट, मैं जरा नीरज जी को जोड़ रहा हूँ। एक मिनट, प्रतीक जी और लक्ष्मीकांत जी प्लीज, राजनीति नहीं, ये राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं, वो अलग बात है। वो आप अपने पार्टी फोरम पर आप उठाइए मुद्दे। मैं नीरज जी को शामिल कर रहा हूँ। लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, प्रतीक जी एक मिनट। नीरज सर, एक चीज बताइए कि अब ये जो चुनावी मुद्दे हैं, इसमें आरक्षण का मुद्दा हो गया और ऐसे जो तमाम आरोप लगते हैं, इनकी जगह है, जनता देख रही है सर। जी देखिए, जुबानी जमा खर्च है, ये चुनाव के दौरान होता ही है और मुद्दे जो हैं वो बनाए जाते हैं और चुनाव के बाद में सारे मुद्दे जो हैं वो गायब हो जाते हैं या गौण हो जाते हैं। निश्चित रूप से अगर इस प्रकार का कोई पत्र है तो उसको सामने लाया जाना चाहिए, ऑथेंटिसिटी के साथ में कोई बात कही जानी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनको भी बताना चाहिए कि वास्तव में उस पत्र के अंदर क्या लिखा था और वो चीज़ क्या है, वो सार्वजनिक करनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। लेकिन इस चीज को लेकर के और इसी के ऊपर बहस का विषय को बना देना, मुद्दे से भटकाना, ये जो है ये परिपाटी ठीक नहीं कही जा सकती है। बात यह है कि चुनाव के दौरान जिस तरीके से दोनों पार्टियां अपनी पूरी मशक्कत के अंदर हैं कि अपने जो उम्मीदवार हैं उनको जिता करके ले जाएं, लेकिन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को हावी होना चाहिए, वो मुद्दे हावी क्यों नहीं हो पा रहे? इसमें इस तरह के मुद्दे क्यों हावी हो रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने ये कह दिया, यहाँ पर इन्होंने ये कह दिया। यानी आप जनता के सामने अपना क्या रोड मैप रखना चाह रहे हैं, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, काम क्या रहेंगे, मुद्दों पर आधारित चुनाव क्यों नहीं रहे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सही पॉइंट पर पिन किया है? क्या आरक्षण का मुद्दा उठा करके उन्होंने इस वक्त वो एक अलग दिशा में गेम को कर दिया है? जी देखिए, आरक्षण की जो मांग थी भरतपुर धौलपुर की लंबे समय से चली आ रही थी और निश्चित रूप से कांग्रेस की ओर से विश्वेंद्र सिंह जो कि भरतपुर के पूर्व जाट महाराजा सूरजमल जाट के परिवार से आते हैं, तो उनके पूर्वजों ने कभी इस चीज़ को लिखा था कि हम राज परिवार से आते हैं, आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाद में ये एक विवाद का विषय भी बना था। बाद में जब पूरे देश भर में सभी जगह पर आरक्षण जो है ओबीसी को मिला, उन्होंने भी मांग उठाई, बाद में उन्होंने भी मांग उठाई कि जो जाट आरक्षण है वो मिलना चाहिए। पुरजोर तरीके से इस पैरवी को लेकर के वो लोग आगे बढ़े, लेकिन अभी तक मामला जो है अधर झूल में रहा। तो भरतपुर और धौलपुर के जाटों के साथ में जब राजस्थान के अन्य जाटों से अलग करके देखा जाता है
तो जाट समाज के अंदर ये पीड़ा थी, इसी मुद्दे को लंबे समय से वो उठा रहे थे। और अब सरकार ने अभी भी, भजनलाल जो सरकार है उसने ये कहा है कि हम इसको लेकर के पुरजोर तरीके से पैरवी करेंगे। अच्छा, दूसरी लेकिन तरफ- पैरवी तो हाँ। कांग्रेस की सरकारें भी करती आई हैं। वही फाइनली डिसीजन क्या निकला, लब्बोलुआब क्या निकला, अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय जो है वो नहीं हो पाया। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, दावा नीरज जी कांग्रेस का भी है कि साहब हम तो आरक्षण लेकर के आए ना, चैलेंज हो गया बात की बात है, लेकिन हम आरक्षण लेकर के देखिए आए। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उस टाइम बड़ी संख्या में जाट जो है दिल्ली के अंदर भी इकट्ठा हुए थे, राजस्थान में भी इकट्ठा हुए थे और जाट आरक्षण जो है वो मिला था। लेकिन ये दो जिले जो राजस्थान के वंचित रह गए थे, भरतपुर धौलपुर के, इनकी डिमांड लंबे समय से चली आ रही थी। अब इस पर कब तक एक्शन होगा, कब तक इम्प्लीमेंटेशन होगा, और चुनाव से पहले ही ये मुद्दे बनते हैं या बनाए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इनके ऊपर क्या अमल होता है या चुनाव से पहले क्या अमल होता है, इस पर जो प्रश्न है वो प्रश्न लगता है। निश्चित रूप से यदि सरकार करना चाहती है, राजस्थान में भी सरकार अभी चूंकि बनने में ज्यादा समय नहीं हुआ तो अभी काफी समय सरकार के पास है, लेकिन इस चीज को अभी जिस तरीके से सरकार रख रही है अपनी बात को कि हम इसको पुरजोर तरीके से पैरवी करेंगे, क्योंकि अब कड़ी से कड़ी जुड़ चुकी है राज्य में भी केंद्र में भी, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है तो शीघ्र अतिशीघ्र ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए। ये एक दबाव भी होता है और इस वक्त ये आरक्षण का दबाव भी है। खैर समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों ही खास मेहमानों का, लेकिन इसमें मैं लक्ष्मीकांत जी आपसे कहना चाहूंगा आप पर्सनली एक प्रतीक जी को जरूर वो नोट दीजिएगा और उसमें अगर जो सच्चाई है, जो आप आरोप लगा रहे हैं वो बताइएगा जरूर, और प्रतीक जी उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। क्या बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से हवा में उछाल दिया गया। कितना कैश कौन सी पार्टी कितना कर पाती है ये देखना होगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए।